हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा पूरे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को आपको रिवाइज कराने की। तो हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, टू द पॉइंट देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आपके रिवीजन के लिए है। देखिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो ये एक्ट है, एक्ट नंबर 47 है 1963 का। अब इसके अंदर सबसे पहले सेक्शन 1 के ऊपर आए तो बोलता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। तो इस एक्ट को हम बोलेंगे द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ठीक है, उसके बाद इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये वाली बात काट दो, ये पहले का है तो अब ये बात नहीं है 2019 के बाद। ठीक है, तो होल ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इट शेल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट। तो ये डेट कौन सी है? 1 मार्च 1964 को ये कमेंस हुआ था। तो ये प्री के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कौन से ईयर के अंदर कमेंस हुआ था। तो ये सभी एक्ट का ये चीज़ याद रखना, ये सभी एक्ट के अंदर से पूछी जा सकती है। डेफिनेशन के ऊपर है तो डेफिनेशन पूछता है ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी एनफोर्स्ड बाय लॉ। सेटलमेंट मीन्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसको छोड़ के? विल और कॉडेसिल को छोड़ के, जो कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर डिफाइन की गई है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेटलमेंट बोलेंगे। उसके बाद ट्रस्ट बोले तो ट्रस्ट जो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर समझाया गया है उसको हमने ट्रस्ट बोला है। ट्रस्टी कौन होता है? जो किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है ट्रस्ट के ऊपर, मतलब जिसको एंट्रस्ट किया जाता है प्रॉपर्टी को एज अ ट्रस्टी की अब आप इस प्रॉपर्टी को रखो, संभालो और बेनिफिशियल को इसका फ़ायदा दो। बाकी ऑल अदर वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज हेयर इन बट नॉट डिफाइंड एंड डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोई भी वर्ड अगर है यहाँ पे, कोई भी वर्ड या कोई एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दिया गया, तो उसका मीनिंग वही होगा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। उसके बाद सेविंग्स के ऊपर आए सेक्शन 3 के ऊपर, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हेयर इन नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी deemed to deprive any person of any right to relief other than specific performance which he may have under any कॉन्ट्रैक्ट। उसके पास अगर और कोई राइट है तो वो राइट ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उससे नहीं छीनता। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो है वो तो है ही, उसके अलावा अगर कोई राइट है तो वो नहीं छीनेगा। और साथ ही साथ ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये इफेक्ट नहीं करेगा इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, के डॉक्यूमेंट के ऑपरेशन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 4 बोलता है स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली टू इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स। ये सिर्फ सिविल राइट्स के लिए होगा, पीनल लॉज को इन्फोर्स करने के लिए नहीं होगा। तो ये भी आपसे चीज़ पूछी जा सकती है, इसको याद रखिएगा कि ये सिर्फ सिविल राइट्स के लिए है, पीनल लॉज को इन्फोर्स करने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाई जा सकती। उसके बाद अगर हम आए सेक्शन 5 के ऊपर, तो रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 5 सेक्शन 6 इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 7 सेक्शन 8 मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 5 बोलता है ऑन बेसिस ऑफ टाइटल, मतलब कि अगर आपके पास टाइटल है और अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हो, तो आप सेक्शन 5 का सूट डालेंगे। अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सीपीसी। और किस तरीके से आप सूट डालेंगे और रिकवर करेंगे? जो सीपीसी में दिया गया उसके तरीके से। और वहीं आप चाहे उसके ऑनर है या नहीं है, लेकिन आप उसके पोजीशन के अंदर थे और आपको गलत तरीके से उससे डिसपोजेस कर दिया गया प्रॉपर्टी से, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो आप सेक्शन 6 के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस ले सकते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ आपको उससे डिस्पोजेस ना किया गया और किसी तरीके से डिस्पोजेस किया हो, जोर ज़बरदस्ती से डिस्पोजेस किया हो, तो आप ये वाला सेक्शन 6 का सूट डाल सकते हैं। और सेक्शन 5 के सूट में 12 ईयर की लिमिटेशन होती है। अब ये जो सेक्शन 6 है इसके अंदर आगे और बातें बताता है कि ये जो सूट है आपको कितने टाइम के अंदर डालना है? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। 6 मंथ के अंदर अंदर डालना है। अगर इसके बाद आप डालते हो तो आपका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगा और आप ये सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं डाल सकते। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके अगेंस्ट अपील अलाउ नहीं होती और ना ही क्या अलाउ होता? रिव्यू अलाउ होता है। इसके अगेंस्ट सिर्फ रिवीजन अलाउ होता है, अपील और रिव्यू अप्लाई अलाउ नहीं होता सेक्शन 6 के अंदर। और सबसेक्शन 4 बोलते हैं नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजीशन देयर ऑफ। तो ये किसी भी व्यक्ति को नहीं रोक रहा, मतलब कि सेक्शन 5 के अंदर वो सूट करना चाहता है तो अपना सूट कर सकता है, बाकी पोजीशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद सेक्शन 7 और 8 जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो आप अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी कैसे करोगे? सीपीसी के हिसाब से ही करोगे। और एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर बोल देता है ट्रस्टी भी सूट कर सकता है अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए, जिसके लिए उसको उसका ट्रस्टी बनाया गया है बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए, जो बेनिफिशियरी को इंटरेस्ट देने के लिए वो भी ट्रस्टी भी सूट कर सकता है। हालांकि वो असलियत में ऑनर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको राइट दिया गया कि वो सूट कर सकता है। एक्सप्लेनेशन 2 बोलती है
कि a special or temporary right to the present possession of movable property is sufficient to support the suit under this section। मतलब कि आपके पास अगर कोई स्पेशल या टेम्प्रेरी राइट है तब भी आप सेक्शन 7 का सूट कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को रिकवरी करने के लिए। स्पेशल टेम्प्रेरी मतलब कि जैसे आपके पास आप फाइंडर ऑफ गुड्स हो, आपको एज अ बेलर आपको प्रॉपर्टी मिली है, तो इस तरीके के पर्सन भी यहाँ पे सूट कर सकते हैं। सेक्शन 8 के ऊपर आए तो ये बताता है लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन, कि जो व्यक्ति पोजेशन के अंदर है लेकिन एज अ ऑनर नहीं है, टू डिलीवर द पर्सन एंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन। तो जिस व्यक्ति के पास भी उसका इमीडिएट पोजेशन होना चाहिए वो उस व्यक्ति को उसकी डिलीवरी दे देगा। क्या बोलता है कि एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल और मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ सच इज नॉट द ऑनर, कि भाई उसका वो असलियत में ऑनर नहीं है लेकिन उस प्रॉपर्टी को लेकर बैठा हुआ है। मे कंप्लीट स्पेसिफिकली टू डिलीवर टू द पर्सन एंटाइटल टू इट्स इमीडिएट पोजेशन। तो जो भी व्यक्ति उसके इमीडिएट पोजेशन के लिए लाइबल है उसको उसकी डिलीवरी कर देगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि हमें जल्दी से इसको ख़त्म करना है और रिवाइज करना है, पूरे एक्ट को करना है। तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैंने डिटेल में सब चीज़ों के ऊपर वीडियोज़ बना रखी है, आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। फिर बोलता है कब कब इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस when the thing claimed is held by defendant as a agent और trustee of the plaintiff, कि जब वो एज अ एजेंट या ट्रस्टी उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, उसकी वो प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन जो उसका असली ऑनर है वो मतलब जो प्रिंसिपल है वो सूट कर सकता है कि भाई मुझे ये प्रॉपर्टी दे दी जाए, मूवेबल प्रॉपर्टी। व्हेन कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम, की जो कंपनसेशन इन मनी है वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा प्लेंटिफ के लिए। व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज कॉज बाय इट्स लॉस, और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ये डिटरमाइन करना या कि भाई कितना इससे एक्चुअल लॉस हुआ है। ये भी प्रिजम्पशन भी है, इसको देखेंगे हम। उसके बाद डी पॉइंट बोलता है व्हेन द पोजीशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज़ बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ, कि वो जो चीज़ थी वो रॉन्गफुली प्लेंटिफ से ट्रांसफ़र कर दी गई जिसके पोजीशन में उसके पास। तो इन सूट के अंदर वो इस तरीके से वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको रिकवर कर सकता है। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, अनलेस and until the contrary is proved, the court shall in respect of any article of movable property claimed under clause B or clause C of the section presume, कोर्ट पहले से ही मान के चलेगा, जो B और C क्लोज है इसके अंदर कोर्ट पहले से ही प्रिज्यूम करके चलेगा। यहाँ पे वर्ड क्या है, शेल है, तो कोर्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। क्या एज्यूम करके प्रिज्यूम करके चलेगा कि द कंपनसेशन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ, कि भाई अगर उसको पैसा दे दिया जाए प्लेंटिफ को तो वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा। और दूसरी बात की बहुत ही मुश्किल है कि कितना एक्चुअल डैमेज हुआ है उस व्यक्ति को उस लॉस के कारण ये डिटरमाइन करना। तो ये दोनों चीज़ें वो प्रिज्यूम करके चलेगा, जैसे मैंने पहले भी बोला था। उसके बाद आए अगर हम सेक्शन 9 के ऊपर, तो डिफेंस रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलता है देखिए कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड देयर इन वेयर एनी रिलीफ इज क्लेम्ड अंडर दिस चैप्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन अगेंस्ट whom the relief is claimed may plead by way of defense any ground which is available to him under any law relating to contracts। तो यहाँ पे वो उसने क्या बता दिया, रिलीफ के बारे में बता दिया कि वो ग्राउंड ले सकता है, कोई भी डिफेंस ऑफ ग्राउंड ले सकता है जो कि उसको अवेलेबल है किसी भी लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो वो डिफेंस वो ग्राउंड भी वो ले सकता है। उसके बाद सेक्शन 10 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बता रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो रही है किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की। तो द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शेल बी एनफोर्स बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16 की आप उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हो कोर्ट में जाके। सेक्शन किसको ध्यान में रखते हुए, किसके प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 को, 14 को और 16 को। अभी ये तीनों सेक्शंस हम आगे देखेंगे। उसके बाद सेक्शन 11 क्या बोलता है, केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद ट्रस्ट एनफोर्सेबल। ये मतलब कि जो भी हमने पढ़ा है ट्रस्ट से रिलेटेड है, कि ट्रस्ट से रिलेटेड कब एनफोर्सेबल होगा। तो बोलता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शेल, ये बाद में ऐड हुआ है 2018 में, कॉन्ट्रैक्ट शेल बी एनफोर्स व्हेन द एक्ट एग्री टू बी डन इन द परफॉर्मेंस होली और पार्टली ऑफ अ ट्रस्ट। तो यहाँ पे आप उसको इन्फोर्स करा सकते हो। दूसरी बात बोलता है कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर्स, कि मान लीजिए ट्रस्टी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट अपनी पावर से ज़्यादा कर लिया, मतलब उसको जितनी पावर थी उससे ज़्यादा उसने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स, मतलब कि एक्सेस पावर में या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हुए, जो भी उसके ऊपर भरोसा किया गया था उसको ब्रीच करते हुए अगर करता है तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप नहीं करा सकते। तो जब सेक्शन 10 के अंदर उसने बोला था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराओगे तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 को ध्यान में रखना था। तो ट्रस्टी जब एक्सेस कर लेगा तो फिर वो नहीं करा सकता उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सेक्शन 12 क्या बोलता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
अब यहाँ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोल रहा है, मतलब कि आपका अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट है तो सिर्फ इतने से पार्ट का या इतने से पार्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में बोल रहा है। पहले तो ये बोलता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक पार्ट की नहीं हो सकती, लेकिन फिर कब कब हो सकती है ये बताता है। तो बोलता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज हेरेन आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की कोर्ट जो है पार्ट परफॉर्मेंस की डायरेक्शन नहीं देगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के। लेकिन सबसेक्शन 2 में क्या बोलता है, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म होल ऑफ इस पार्ट, कि भाई अपना जैसे इतना पार्ट था तो वो अपना पूरा पार्ट परफॉर्म नहीं कर पा रही, बट द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म बी ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन, लेकिन वो जो सा पार्ट नहीं, मतलब इतना बड़ा पार्ट था, मान लो ये तो मैं ऐसे बॉक्स में आकर दिखा रहा हूँ, उसने कोई काम करना था, उसमें से वो इतना सा काम नहीं कर पा रहा, बाकी ये जो सारा काम है वो कर पा रहा है, अपना परफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन टू द होल इन वैल्यू एंड एडमिट्स अ कंपनसेशन इन द मनी, और इतने के लिए जो व्यक्ति है जिसके लिए काम करना है वो इतने काम के लिए मनी के अंदर कंपनसेशन एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो कोर्ट है मस्ट द कोर्ट में एट द सूट ऑफ ईदर पार्टी, तो चाहे ये सूट कर ले जिसका काम होना है, चाहे जो कर रहा है वो सूट कर ले, डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज कैन बी परफॉर्म्ड एंड अवॉर्ड कंपनसेशन इन द मनी फॉर डिफिशियंसी। तो जो कोर्ट है वो डायरेक्शन दे देगा कि भाई अगर इतना काम है और इतना वो नहीं कर पा रहा और इतना जो है मनी के अंदर ठीक है कंपनसेशन हो रहा है, तो इतना कर दे और इतने के लिए पैसे दे दे। यहाँ पे सूट दोनों में से कोई भी कर सकता है। तीसरी बात बोलता है वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि इतना बड़ा काम था और इतना नहीं कर पा रहा था, लेकिन सबसेक्शन 3 के अंदर इतना सा काम वो कर पा रहा है और इतना बड़ा काम नहीं कर पा रहा, मेजर पोर्शन वो नहीं कर पा रहा, होल ऑफ हिज पार्ट या फिर पूरा ही नहीं कर पा रहा, एंड द पार्ट विच मस्ट लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड। अब जो सा पार्ट अनपरफॉर्म रह रहा है ईदर फॉर्म्स अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द होल, या तो वो पूरा का पूरा ही है, दो एडमिटिंग कंपनसेशन इन मनी और डज नॉट एडमिट कंपनसेशन इन मनी, और उसके लिए कंपनसेशन इन मनी या तो एडमिसिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि क्या कर सकते हैं, ही इज़ नॉट इंटाइटल टू ऑब्टेन अ डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो वो इंटाइटल नहीं होगा कौन सी डिग्री लेने के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, बट द कोर्ट में एट द सूट ऑफ द ईदर पार्टी, दोनों सूट ऑफ द अदर पार्टी, दूसरे पार्टी के सूट करने पे जिसके लिए काम करना है, डायरेक्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट, जोन सी पार्टी डिफॉल्ट के अंदर है, टू परफॉर्म स्पेसिफिकली सो मच ऑफ इस पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज ही कैन परफॉर्म। उसको डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई इतना काम था, तो इतना कर पा रहा था ना, तो इतना कर दे काम, ठीक है, क्योंकि दूसरी पार्टी बोल रही है कि इतना ही करा दो इससे। इफ़ द अदर पार्टी, अगर जो दूसरी पार्टी है जो जिसके लिए काम होना था, ये पार्टी इन डिफ़ॉल्ट है जो काम कर रही थी, इतना काम नहीं कर पा रही और सिर्फ इतना कर पा रही है, और जिसके लिए काम होना था, इफ़ द अदर पार्टी इन अ केस फॉलिंग अंडर क्लॉज ए, कौन सा, ये वाला क्लॉज ए के अंदर अगर वो फॉल कर रहा है तो ठीक है, pays or has paid the agreed consideration for whole of the contract reduced by the consideration for the part which must left unperformed, and in a case falling under clause B pays or has paid the consideration for the whole of the contract without any amendment, उसके लिए उसने पे कर दिया। और दूसरी बात बोलता है इन ईदर केस, दोनों में से किसी भी केस के अंदर रिलिंक्विश ऑल क्लेम्स टू परफॉर्मेंस ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसको छूट दे देता है कि जो भी तेरा अनपरफॉर्म पार्ट है उसकी परफॉर्मेंस मत कर, and all the right to compensation either for deficiency or for the loss or damage sustained by him through the default of the defendant, उन सब चीज़ों को वो relinquish कर देता है। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं बता पा रहा क्योंकि हम पूरे एक्ट कवर कर रहे हैं, तो हमने स्पेसिफिकली वीडियोज़ कवर कर रखी हैं, आप उनको जाके ज़रूर देखिएगा। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, व्हेन अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच टेकन बाई इटसेल्फ, जब हम किसी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इटसेल्फ में लेते हैं, कैन एन ought टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड स्टैंड ऑन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इस सेक्शन का, सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट और नॉट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म, द कोर्ट में डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मर पार्ट। मतलब मान लीजिए अगर इतना बड़ा पार्ट किसी ने करना था, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते थे, ये पार्ट अपने आप में अलग था, पूरा सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट था, और ये सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट था। ये पार्ट मान लीजिए कि वो अनेबल है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ये परफॉर्म कर पा रहा है, तो फिर इतने पार्ट को परफॉर्म करवा दिया जाएगा, इतने पार्ट को छोड़ दिया जाएगा। यही बात यहाँ पे बोली है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ पार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम्ड टू बी अनेबल टू परफॉर्म होल ऑफ द पार्ट ऑफ इट्स प्रोपोर्शन सब्जेक्ट मैटर एक्जिस्टिंग एट द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज सीज टू एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा देखिए, फिर आते हैं हम सेक्शन 13 के ऊपर, क्या बोलता है, राइट्स ऑफ परचेजर और लीजी अगेंस्ट द पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। मतलब कि जो परचेजर है
जिसने प्रॉपर्टी ली या जिसने भी कोई चीज़ ली, लीजी, वही जो लीजी है जिसने वो प्रॉपर्टी ली, अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल, उस पर्सन के अगेंस्ट क्या राइट्स होंगे परचेजर या लीजी के, जिसके पास उस प्रॉपर्टी का कोई टाइटल नहीं है या फिर इम्परफेक्ट टाइटल है। मतलब मान लीजिए ए ने बी को कोई गुड्स बेचे, गुड्स मतलब कोई प्रॉपर्टी बेची, ए के पास उसका टाइटल ही नहीं था, विद नो टाइटल, या फिर उसका टाइटल इम्परफेक्ट टाइटल था। तो ये जो परचेजर है या ये जो लीजी है, इसके पास क्या राइट्स होंगे वो बताए गए हैं। व्हेन अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग नो टाइटल और ओनली एन इम्परफेक्ट टाइटल, द परचेजर और लीजी हैज़ द फॉलोइंग राइट्स। देखिए क्या पहला राइट बताता है, इफ़ द वेंडर और लीजर, मतलब जिसने वो प्रॉपर्टी दी है जिसके पास इम्परफेक्ट टाइटल या नो टाइटल है, हैज सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द परचेजर और लीजी मे कंपेल हिम टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट। मतलब मान लीजिए जैसे मैं ए बी का एग्जांपल दिया था, ए को यहाँ पे जैसे वो इम्परफेक्ट टाइटल था, नो टाइटल था, बाद में जब इसने इसको ये प्रॉपर्टी बेच दी, मतलब परचेजर को, हालांकि इसके पास राइट ही था, लेकिन बाद में ए को उसके अंदर कोई इंटरेस्ट मिलता है उस प्रॉपर्टी के अंदर जो उसने बी को बेची थी, तो यहाँ पे बी उसको कंपेल कर सकता है कि भाई मेरे को अब तू वो जो इंटरेस्ट है वो दे दे, गुड कर दे उसको। ठीक है, यही बात इसने एक क्लोज के अंदर बोली है। फिर बी के अंदर बोलता है वेयर द कंकरेंस ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी फॉर वैलिडेटिंग द टाइटल। मतलब कि ए ने बी को कोई चीज़ दी, मतलब ऐसे सेल करी है, कुछ भी करी, और वहाँ पे किसी तीसरे व्यक्ति की कंकरेंस लेना ज़रूरी था, तो यहाँ पे वो उसको कंपेल कर सकता है कि भाई तीसरे व्यक्ति की कंकरेंस ले। फिर बाउंड टू कंकरेंस द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लीजर, द परचेजर और लीजी मे कंपेल हिम टू प्रोक्योर सच कॉन्फ्रेंस, कि भाई वो कॉन्फ्रेंस लेके दे मुझको, मेरे को मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो उसको लिए कंपेल कर सकता है। तीसरी बात बोलता है वेयर द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल अनएंक्यूबर्ड प्रॉपर्टी बट द प्रॉपर्टी इज मोर्टगेज फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी एंड द वेंडर हैज़ इनफैक्ट ओनली राइट टू रिडीम इट। वेंडर के पास क्या राइट है, सिर्फ उसको रिडीम करने का। मतलब क्या बोल रहा है कि जहाँ पे वेंडर जो है प्रोफेस करता है अनएंक्यूबर्ड प्रॉपर्टी की, भाई उसके ऊपर कोई लोन वगैरह नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी जो होती है मॉर्टगेज होती है फॉर एन अमाउंट, कितने अमाउंट के लिए, नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी, जितने में वो प्रॉपर्टी बिकी उससे कम अमाउंट के लिए वो मॉर्टगेज होती है। तो जो वेंडर जिसने वो प्रॉपर्टी बेची थी, जिसके पास परफेक्ट टाइटल नहीं था, या जो मॉर्टगेज की प्रॉपर्टी थी जिसके पास, और जिसको उसने बोला था कि अनएंक्यूबर्ड प्रॉपर्टी है, तो उसके पास क्या राइट था उसको रिडीम करने के लिए। वेंडर के पास क्या राइट था, सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉपर्टी को रिडीम करने का। तो द परचेजर मे कंपेल हिम टू रिडीम द मॉर्टगेज एंड ऑब्टेन द वैलिड डिस्चार्ज एंड वेयर नेसेसरी ऑल्सो कन्वेंस फ्रॉम द मॉर्टगेजी। तो यहाँ पे जो जैसे ए और बी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, तो बी इसको कंपेल कर सकता है ए को कि भाई तेरे पास राइट टू रिडीम था, इसको रिडीम कर और वैलिड डिस्चार्ज कर, उसमें से वैलिड डिस्चार्ज ले और मेरे को दे मेरी प्रॉपर्टी। ठीक है, चौथी बात बोलते हैं वेयर द वेंडर और लीजर स्यूज फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सूट इज डिसमिस ऑन द ग्राउंड ऑफ वांट ऑफ टाइटल ऑफ इम्परफेक्ट टाइटल, द डिफेंडेंट हैज़ राइट टू रिटर्न ऑफ हिज डिपॉजिट। अब मान लीजिए कि इसने इसके ऊपर सूट किया इस तरीके का कि भाई इसके पास इम्परफेक्ट टाइटल है, ये सब चीज़ें हैं, इसने इसके ऊपर सूट किया। अब यहाँ पे वो सूट अगर हार जाता है कि भाई इसके पास इम्परफेक्ट टाइटल था, तो यहाँ पे इसका राइट बनता है कि जो भी इसने अमाउंट इसको दिया था वो अमाउंट इसको वापस मिले, और जो भी कॉस्ट वगैरह थे सूट की वो सब वापस मिले। द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 शैल ऑल्सो अप्लाई सो फार एज मे बी कॉन्ट्रैक्ट विद द सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये बात अभी हमने किसकी की थी, मूवेबल प्रॉपर्टी की। ये सभी चीज़ें मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी एप्लीकेबल होंगी। फिर आते हैं हम सेक्शन 14 के ऊपर। सेक्शन 14 क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकते। सबसे पहले वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ ऑब्टेन्ड सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20। ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है, जहाँ पे आपने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली, मतलब आपने ए से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और ए उसको कर नहीं रहा था, आपने उस सी ने उसको कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस होगी। अब आप ए को कंपेल नहीं कर सकते कि इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर। A contract the performance of which involves the performance of continuous duty which court cannot supervise, कि कोई ऐसा काम जहाँ पे कोर्ट की कंटिन्यूस सुपरविजन चाहिए तो कोर्ट फिर उसको सुपरवाइज नहीं कर सकता, तो वहाँ पे कोर्ट उसकी स्पेसिफिक एनफोर्समेंट नहीं करेगा। ऐसी a contract which has so dependent on the personal qualification of the party that the court cannot enforce specific performance of its material terms, कि भाई कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे उस पर्सन की पर्सनल क्वालिफिकेशन आ जाती है, सिंगिंग के स्किल्स, इस तरीके के स्किल्स, तो वहाँ पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। और चौथा बोलता है कॉन्ट्रैक्ट विच इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल, तो इस तरीके के चारों कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एनफोर्सेबल
नहीं होते कोर्ट उसको इन्फोर्स नहीं करा सकता। फिर सेक्शन 14A है, ये बाद में ऐड हुआ था 2018 की अमेंडमेंट के बाद, तो ये इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक्सपर्ट को एंगेज कर सकती है विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इन एनी सूट अंडर दिस एक्ट। कोई भी सूट होगा इस एक्ट के अंदर, ठीक है, वेयर द कोर्ट कंसीडर इट नेसेसरी, और कोर्ट को लगता है कि ये नेसेसरी है टू गेट एक्सपर्ट ओपिनियन टू असिस्ट इट ऑन स्पेसिफिक इशू, कि भाई कोर्ट को ज़रूरत है, उसको असिस्टेंट की ज़रूरत है किसी स्पेसिफिक इशू के ऊपर इन्वॉल्व इन द सूट, इट में एंगेज वन और मोर एक्सपर्ट, तो वहाँ पे वो एक से ज़्यादा एक्सपर्ट्स या एक एक्सपर्ट एंगेज कर सकता है एंड डायरेक्ट रिपोर्टेड ऑन सच इशू एंड मे सिक्योर अटेंडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन द इशू। तो ये सब चीज़ें उससे करवा सकता है। द कोर्ट में रिक्वायर्ड डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू द एक्सपर्ट, और किसी व्यक्ति को भी डायरेक्शन दे सकता है कि वो एक्सपर्ट को कोई इन्फॉर्मेशन दे, और टू प्रोड्यूस और टू प्रोवाइड एक्सेस टू एनी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, या फिर इसको एक्सेस दे या प्रोड्यूस करे इसके सामने कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, किसके सामने, एक्सपर्ट के सामने, गुड्स और अदर प्रॉपर्टी फॉर हिज इंस्पेक्शन, कोई भी गुड्स या कोई भी अदर प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन के लिए, किसके, कौन इंस्पेक्ट करेगा, एक्सपर्ट इंस्पेक्ट करेगा, तो कोर्ट इस तरीके की डायरेक्शन दे सकती है। सबसेक्शन 3 बोलते हैं द ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय द एक्सपर्ट शेल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, तो ये जो ओपिनियन या रिपोर्ट देगा वो रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा सूट के अंदर, और कोर्ट जो है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एनी ऑफ द पार्टी टू द सूट में एग्जामिन द एक्सपर्ट पर्सनली, और कोई भी जो कोर्ट की परमिशन से कोई भी पार्टी प्लेंटिव डिफेंडेंट एग्जामिन कर सकती है एक्सपर्ट को, उससे क्वेश्चन पूछ सकती है, जो हम देखते हैं एविडेंस एक्ट के अंदर क्रॉस एग्जामिन वगैरह कर सकती है, एग्जामिनेशन इन चीफ और वो सब, और एक एक्सपर्ट को उसकी जो भी फीस वगैरह है, एक्सपेंसेस वगैरह वो मिल जाएंगे। फिर सेक्शन 15 आता है हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑब्टेन कर सकता है, तो कोई भी पार्टी प्लेंटिव डिफेंडेंट या जो भी जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो कोई भी उनमें से प्लेंटिव डिफेंडेंट बन सकता है, जिसने करना था जिसने करवाना था दोनों कर सकते हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है वो कर सकता है, या प्रिंसिपल जो है वो कर सकता है। अब ये जो टर्म्स है डिटेल में हमने सेक्शंस के अंदर डिस्कस किए, यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसी वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज सेटलमेंट ऑन मैरिज, जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट ऑफ मैरिज से रिलेटेड है और कॉम्प्रोमाइज से रिलेटेड है ऑफ डाउटफुल राइट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एनी पर्सन बेनिफिशियली एंटाइटल देयर अंडर, तो कोई भी व्यक्ति जो बेनिफिशियली एंटाइटल्ड है वो कर सकता है। उसके अलावा और कौन कौन कर सकते हैं, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एंटर इनटू बाय द टेनेंट फॉर लाइफ, टेनेंट फॉर लाइफ ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ पावर द रिमाइंडर मैन, रिमाइंडर मैन कौन होता है, मतलब जैसे मान लीजिए ए ने बी को एक प्रॉपर्टी लाइफ टाइम के लिए दी और बोला कि उसके बाद ये प्रॉपर्टी सी की हो जाएगी, सी जो है यहाँ पे रिमाइंडर मैन है, इसने अगर अपनी लाइफ में बी ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया था तो सी भी उसको इन्फोर्स करा सकता है, तो डी का ये बोल दिया। ऐसे ही रिवर्जनर इन पोजेशन वेयर द एग्रीमेंट इज कॉवेनेंट एंटर्ड इनटू विद हिज प्रीडिसेसर इन टाइटल एंड द रिविजनर इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ सच कॉवेनेंट, कि भाई जैसे हमने रिमाइंडर मैन का देखा, रिमाइंडर मैन इंक्लूड होता है और व्यक्ति इंक्लूड होते हैं रिविजनर के अंदर, तो रिविजनर अगर इन पोजेशन है, उसके पास पोजेशन है उस प्रॉपर्टी का, तो उससे पहले अगर कोई कोवेनेंट हुए हैं तो जो भी वो कोवेनेंट हुए उसके बेनिफिट्स के लिए ये रिविजनर जो एंटाइटल्ड होगा और उसके लिए वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है। इसी तरीके से रिविजनर इन रिमाइंडर, एक रिविजनर इन पोजेशन है, एक रिविजनर इन रिमाइंडर है, वो भी इस तरीके से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है। फिर FA को बाद में ऐड किया गया, इसके अंदर क्या बोला गया, when a LLP limited liability partnership has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with another LLP, the new limited liability partnership which arose out of the amalgamation, तो जैसे ये एक LLP थी, ये एक LLP थी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप थी, ये जाके इसमें मिल गई, तो इसने जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, ये जो है अब जो मिल के नई LLP बन गई, वो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को भी एनफोर्स करवा सकती है। इसी तरीके से कंपनी के एज एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम अमलगमेटेड विद अनदर कंपनी, द न्यू कंपनी विच राइजेज आउट ऑफ द अमलगमेशन, तो वही बात जैसे FA के अंदर थी LLP के लिए, ये बात कंपनी के लिए है। When the promoters of a company have before its incorporation enter into a contract for the purpose of the company and such contract is warranted by the terms of the incorporation the company, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कभी भी कंपनीज एक्ट का पेपर देते हो या कहीं पे आपके सिलेबस में कंपनीज एक्ट आता है या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए अब जैसे कंपनी बनी तो उससे पहले वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो कोई व्यक्ति कैसे उसके ऊपर सूट करेगा, तो ये जो सेक्शन 15 सबसेक्शन H है, ये उस व्यक्ति को रिलीफ देता है जिसने कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट किया। तो व्हेन द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी हैव बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन, इस कंपनी को बनने से पहले किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए थे कंपनी के लिए, कंपनी के पर्पस के लिए जो अभी बनी नहीं थी, और
उस कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट था इज़ वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, उसके अंदर दिया गया था कि इनकॉर्पोरेशन के बाद आप इसको इन्फोर्स करा सकते हो द कंपनी, तो यहाँ पे कंपनी उसको इन्फोर्स करा सकती है। ठीक है, कंपनी भी इन्फोर्स करा सकती है और जिस व्यक्ति के साथ हुआ था वो भी उसको इन्फोर्स करा सकता है, दोनों में से कोई भी करवा सकता है। फिर सेक्शन 16 बोलता है पर्सनल बार्स टू रिलीफ। क्या बोला है इसके अंदर, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स इन फेवर ऑफ अ पर्सन, कि किसके फेवर के अंदर नहीं हो सकता, हु हैज़ ऑब्टेन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। सेक्शन 20 में जिसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली, मैंने बताया था क्या होता है, हु हैज़ बिकम इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, जो इनकैपेबल हो गया परफॉर्मिंग के और वायलेट्स एनी एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की कोई एसेंशियल टर्म्स हैं उनको वायलेट करता है, तो फिर वहाँ पे वो नहीं ले सकता। हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज़ परफॉर्म्ड, कि और वो व्यक्ति जो फेल हो गया प्रूव करने में कि उसने परफॉर्म कर दिया है या फिर रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म है द एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दोनों चीज़ें अगर मिसिंग है तो वो व्यक्ति जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 17 के ऊपर आएँ, ये पढ़ लेना ऊपर का, इसके अंदर कुछ खास है नहीं, पढ़ो, बाकी डिटेल के अंदर वीडियो देख सकते हो। सेक्शन 17 के अंदर बोलता है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। क्या बोलता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो बेचने के लिए या लेट करने के लिए किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकता इन फेवर ऑफ वेंडर और लीजर, कि वेंडर और लीजर के लिए वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकता जो उसको बेच रहा है या लीज पे दे रहा है। हु नोइंग हिमसेल्फ नॉट हैव एनी टाइटल, उसको पता है कि भाई मेरा टाइटल नहीं है और मैं इसको बेच रहा हूँ तो मैं इसको स्पेसिफिक इन्फोर्स नहीं करा सकता। और हु दो एंटर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिलीविंग दैट ही हैड अ गुड टाइटल इन द प्रॉपर्टी, जो ये सोचे घुसता है कि मेरा प्रॉपर्टी के अंदर गुड टाइटल है, वेंडर ये सोचता है या लीजर ये सोचता है, असलियत में होता नहीं है, तो वो भी नहीं करा सकता इसको। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल आल्सो अप्लाई एज फार एज मे बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ हायर मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी इसी तरीके से एप्लीकेबल होगा ये। फिर नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, where a plaintiff seeks specific performance of a contract in writing to which the defendant set up variation, the plaintiff cannot obtain the performance sought except with the variation so set up, तो जो वेरिएशन है उसके साथ ही आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये इसने इसकी केसेस दे दिए कब कब, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सेक्शन 19 क्या बोलते हैं, रिलीफ अगेंस्ट पार्टी एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल except as otherwise provided by this chapter, specific performance of a contract may be enforced against, ये किसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है, either party thereto any other person claiming under him by title arising subsequently to the contract, की कोई और व्यक्ति जो क्लेम कर रहा है और उसका टाइटल कब अराइज हो रहा है, subsequently to the contract except a transferee for value who has paid the money in good faith। तीसरा, any person claiming under a title which though prior to the contract and known to the plaintiff might have been displaced by the defendant। CA बोलता है when a limited liability partnership has entered into a contract and subsequently become amalgamated with another limited liability partnership, the new limited liability partnership which, वही सब बातें जो हमने पहले पढ़ी थी वही इनके अगेंस्ट आप रिलीफ ले सकते हो, वो रिलीफ मांग सकते थे और इनके अगेंस्ट आप रिलीफ ले सकते हो। तो सेक्शन 15 और सेक्शन 19 एक तरीके से सेम है, वहाँ पे कौन कौन मांग सकता है और यहाँ पे किस किस के अगेंस्ट मांगे जा सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 19 में इंपॉर्टेंट है सेक्शन 19 भी। फिर ये सेक्शन 20 आ जाता है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे वही चीज़ है, विदाउट जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेंट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सेप्ट, वही बात आ जाती है कि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होता है, वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 20A जो है स्पेशल प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है, ये भी बाद में ऐड हुआ है। इसके अंदर बोलते हैं कि नो इंजंक्शन, कोई भी इंजंक्शन जो है ग्रांट नहीं की जाएगी कोर्ट के द्वारा अंडर दिस एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के हिसाब से, इन्वॉल्विंग अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसके अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसके रिगार्डिंग इंजंक्शन नहीं दी जाएगी। और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे दिए गए हैं, स्पेसिफाइड शेड्यूल के अंदर, ये जब आप बिल्कुल एंड में जाओगे इस एक्ट के, वहाँ पे दिए गए हैं। वेयर ग्रांटिंग इंजंक्शन वुड कॉज इम्पीडियंट और डिले इन द प्रोग्रेस और कंप्लीशन ऑफ द सच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्योंकि उससे उस प्रोजेक्ट को बनने में डिले होगी, तो इस कारण से वो इंजंक्शन नहीं देगा कोर्ट जो है, क्योंकि इस तरीके की बहुत सी चीज़ें देखी गई थी तो मना कर दिया था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट and if considered necessary or expedient to do so by notification in official gazette amend the schedule relating to the, तो वो जो शेड्यूल है जो पीछे दिया गया उसको अमेंड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट।
फिर एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर दिस एक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज़ इशूड, तो वही सब बातें हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखी जाएंगी, वो सब बता रहा है। इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स जो है वो एस्टेब्लिश होंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के अंदर शेल डेजिग्नेट बाय नोटिफिकेशन पब्लिश इन ऑफिशियल गजट वन और मोर सिविल कोर्ट्स एज स्पेशल कोर्ट्स, उनको दे दी जाएगी डेजिग्नेशन की भाई अब ये स्पेशल कोर्ट है, इसी चीज़ को देखेंगे। 20C बोलता है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स, कि जो सूट्स हैं CPC के हिसाब से चलेंगे और कोशिश की जाएगी कि वो अपना जो काम है वो 12 मंथ के अंदर पूरा कर दे, जो सूट है उसको 12 मंथ के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दे, ठीक है, जिस दिन भी सब मंथ सर्विस हुए हैं उससे। सेक्शन 21 बोलता है पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, की किस केसेस के अंदर कंपनसेशन दिया जा सकता है। वैसे तो कोर्ट प्रिज्यूम करके चलता है ना कि कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसका मेजर नहीं किया जा सकता, लॉस इतना हुआ है, जो एक्चुअल डैमेजेस हुए हैं वो सब चीज़ें। तो इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ मे ऑल्सो कंपनसेट फॉर इट्स ब्रीच, तो प्लेंटिफ को उसका कंपनसेशन मिल सकता है इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस के साथ साथ भी परफॉर्मेंस होगा, साथ साथ कंपनसेशन भी मिलेगा। अब कब होगा, इफ़ सच सूट द कोर्ट डिसाइडेड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और नॉट टू बी ग्रांटेड, उसको लगता है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है कोर्ट को नहीं दी जानी चाहिए, बट दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी विच हैज़ बीन ब्रोकन, और पार्टीज़ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको तोड़ा गया है डिफेंडेंट के द्वारा, एंड दैट द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर दैट ब्रीच, कि बस उससे नुकसान हुआ है उसको, तो फिर उस हिसाब से कोर्ट जो है प्लेंटिफ को कंपनसेशन दिलाती है। तीसरी बात बोलता है इफ़ एनी सच सूट द कोर्ट डिसाइड दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑट टू बी ग्रांटेड, पहले तो उसे मना किया और नॉट टू बी ग्रांटेड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, फिर बोल रहा है ऑट टू बी ग्रांटेड बट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द जस्टिस ऑफ द केस, कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जाएगा उसके बाद भी प्लेंटिफ के साथ जस्टिस नहीं होगा, तो उस केस के अंदर भी कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ उसको कंपनसेशन भी दिलवाएगी प्लेंटिफ को। In determining the amount of any compensation awarded under this section, the court shall be guided by the principles specified in section 73 of Indian Contract Act। तो जो compensation वगैरह है वो किस हिसाब से डिसाइड होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 73 को ध्यान में रखते हुए, उसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, देख लीजिएगा। नो कंपनसेशन विल बी अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द प्लेंटिफ हैज क्लेम सच कंपनसेशन इन हिज प्लेंट, और अगर प्लेंटिफ ने कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं किया तो फिर उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तो प्लेंटिफ के लिए ज़रूरी है कि वो कंपनसेशन क्लेम करे। और भाई कोर्ट को लगता है कि भाई इसने कंपनसेशन क्लेम नहीं कर रखा, तो कोर्ट जो है किसी भी स्टेज के ऊपर उसको बोल देती है कि अपनी प्लेंट को अमेंड कर ले और इसके अंदर कंपनसेशन को इंक्लूड कर ले, क्योंकि जब रिलीफ दिया जाएगा तो अगर ये रिलीफ बन रहा होगा तो मैं तेरे को कंपनसेशन दे दूंगा। सेक्शन 22 बोलता है पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजीशन पार्टीशन रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी, क्या बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड इन दिस CPC, क्या बोल रहा है कि एनी पर्सन सुइंग फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अगर कोई व्यक्ति सू कर रहा है तो उसके साथ साथ वो ये चीज़ें भी मांग सकता है, पोजीशन पार्टीशन और सेपरेट पोजीशन, और ये रिलीफ मांग सकता है कि मुझे जो मेरी अर्नेस्ट मनी है और जो डिपॉजिट पे किया है वो वापस मिल जाए अगर मेरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो रिफ्यूज़ हो रहा है, तो ये रिलीफ उसको अलग से मांगना पड़ेगा। अगर वो ये रिलीफ नहीं मांगेगा तो कोर्ट उसको ये रिलीफ नहीं देगा। और सेक्शन 21 के अंदर जो उसने कोर्ट की पावर है कंपनसेशन अवॉर्ड करने के लिए, उसके ऊपर कोई प्रेजुडिस नहीं होगा इन सेक्शन से। फिर सेक्शन 23 बोलता है लिक्विडेशन ऑफ डैमेज नॉट बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली एनफोर्स मे बी सो एनफोर्स दो अ सम नेम इन इट एज द अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ इट्स ब्रीच एंड द पार्टी इन डिफॉल्ट इज विलिंग टू पे द सेम। तो क्या बोल रहा है इस सेक्शन के अंदर कि जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया था अपने बीच के अंदर, उसके अंदर उन्होंने क्या करा था, क्या लिखा था, उन्होंने एक अमाउंट लिखा था कि अगर ये ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ ब्रीच तो अमाउंट पे किया जाएगा जो पार्टी डिफ़ॉल्ट करेगी उसके द्वारा। इफ़ द कोर्ट हैविंग रिगार्ड टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर अटेंडिंग सर्कमस्टांसिस इट इज़ सेटिस्फाइड दैट द सम वाज नेम्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग परफॉर्मेंस, कि ये जो सम था ये सिर्फ परफॉर्मेंस को सिक्योर करने के लिए हुआ था कॉन्ट्रैक्ट की, एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इन पार्टी टू डिफॉल्ट एन ऑप्शन ऑफ पेइंग मनी। ये कोई ऑप्शन नहीं था कि भाई या तो तू कॉन्ट्रैक्ट कर दियो या फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो मेरे को ये पेमेंट कर दियो, ऑफ पेइंग मनी इन लियो ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो कोर्ट वहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही कराता है। व्हेन एनफोर्सिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट शैल नॉट ऑल्सो डिक्री पेमेंट ऑफ द सम सो नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जाती है तो कोर्ट जरूरी नहीं है कि आपको जो सम वहाँ पे बोला गया था वो देगा या वो कोर्ट आपको दिलाएगा। सेक्शन 24 बोलता है बार ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब कि
अगर आपका जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है वो डिसमिस हो जाता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को आपने स्पेसिफिक परफॉर्म कराना था उसका जो सूट था वो डिसमिस हो जाता है, और पार्ट देयर ऑफ शेल बार द प्लेंटिफ, तो यहाँ पे जो प्लेंटिव है उसके ऊपर बार लग जाएगा, प्लेंटिव्स राइट टू स्यू फॉर कंपनसेशन ऑफ द ब्रीच। अब वो अलग से सूट नहीं कर सकता कि उसको ब्रीच के लिए कंपनसेशन दिया जाए, बट शेल नॉट बार इज राइट टू स्यू फॉर एनी अदर रिलीफ। लेकिन अगर उसके पास कोई और रिलीफ है तो उसके लिए वो स्यू कर सकता है जिसके लिए भी वो एंटाइटल्ड है, क्योंकि वो जो ब्रीच हुआ था उसके कारण, ठीक है। तो कंपनसेशन के लिए नहीं कर सकता वो। सेक्शन 25 बोलता है एप्लीकेशन फॉर ऑफ प्रीसीडिंग सेक्शंस टू सर्टेन अवार्ड्स एंड टेस्टिमनी डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट्स। The provisions of this chapter as to the contract shall apply to the award to which the Arbitration Conciliation Act does not apply and to the direction in the will or codicil to execute particular settlement। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसको रीड कर लो। सेक्शन 26 क्या बोलता है, व्हेन इंस्ट्रूमेंट मे बी रेक्टिफाइड, कि कब इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई किया जा सकता है। इसको हमने बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है, वहाँ वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो व्हेन थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज़, किस किस तरीके से, या तो फ्रॉड से या म्यूचुअल मिस्टेक से पार्टीज़ की। अब कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग के अंदर है, नॉट बीइंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी के होते हैं, विच द कंपनी एक्ट अप्लाइज डज नॉट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था या जो इंस्ट्रूमेंट था जिसको राइटिंग के अंदर किया गया था वो अपनी रियल इंटेंशन शो नहीं करते फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक के कारण। तो जो इधर पार्टी है और उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है, मे इंस्टीट्यूट अ सूट टू हैव इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाइड, तो वो सूट कर सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको रेक्टिफाई कर दी जाए, क्योंकि इसके अंदर कुछ जो इसकी मेन इंटेंशन है, जो रियल इंटेंशन है वो उसकी बाहर निकल के नहीं आ रही। दूसरा, द प्लेंटिफ में इन एनी सूट इन विच एनी राइट राइजिंग अंडर दिस इंस्ट्रूमेंट इज इन इशू क्लेम टू इन हिज प्लीडिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट बी रेक्टिफाइड। तो इस तरीके का अगर कोई सूट पहले से चल रहा है जिसके अंदर जो प्लेंटिव है वो अपने राइट मांग रहा है, तो वहाँ पे वो साथ में भी मांग सकता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कर दिया जाए। तीसरी बात बोलता है जो डिफेंडेंट है, जैसे बी के अंदर प्लेंटिफ मांग रहा है, इसी तरीके से डिफेंडेंट भी मांग सकता है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का रिलीफ, ठीक है। सबसेक्शन 2 बोलता है इफ़ एनी सूट in which a contract or other instrument is sought to be rectified, कि कोई भी सूट जिसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट जो है रेक्टिफाई होना था अंडर सबसेक्शन 1, द कोर्ट फाइंड्स दैट इंस्ट्रूमेंट, कि कोर्ट को ये मिलता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है या तो फ्रॉड से या मिस्टेक से डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन, वो अपनी रियल इंटेंशन शो नहीं कर रहा जो पार्टीज़ की रियल इंटेंशन थी, तो कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी जुडिशल माइंड के हिसाब से डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो वो डायरेक्शन दे सकता है कि हाँ इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए, मतलब जो चेंजेस हैं वो ले आया जाए। तीसरी बात बोलता है कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में फर्स्ट भी रेक्टिफाइड, पहले उसको रेक्टिफाई किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को, एंड देन इफ द पार्टी क्लेमिंग रेक्टिफिकेशन हैज सो प्रेड इन हिज प्लीडिंग एंड द कोर्ट थिंक फिट्स मे स्पेसिफिकली एनफोर्स। उसके बाद अगर रेक्टिफाई तो कर दिया, अगर उसने रिलीफ नहीं मांगा कि उसको इन्फोर्स कराया जाए, तो स्पेसिफिकली अगर उसने रिलीफ नहीं मांगा तो कोर्ट फिर वो रिलीफ नहीं देगा। चौथी बात बोलता है नो रिलीफ फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एनी पार्टी अंडर दिस सेक्शन अनलेस इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली क्लेम्ड, और ये रेक्टिफिकेशन आपको स्पेसिफिकली क्लेम करनी पड़ेगी। आपको कुछ भी कोर्ट से चाहिए ना तो आपको स्पेसिफिकली क्लेम करना पड़ेगा, अगर आप क्लेम नहीं करोगे तो कोर्ट आपको वो चीज़ नहीं देगा, तो स्पेसिफिकली क्लेम करना ज़रूरी है। सेक्शन 27 आता है व्हेन रिसीशन मे बी एडजर्ज और रिफ्यूज़, की रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखें कि कब रिसीशन जो है वो एडजर्ज या रिफ्यूज़ हो जाता है। तो एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई भी व्यक्ति जो पर्सन इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कोई भी व्यक्ति की बात हो रही है, मे स्यू टू हैव इट रिसाइंडेड, तो वो सू कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने के लिए, एंड सच रिसीशन मे बी एडजर्ज बाय द कोर्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो इन केसेस के अंदर कोर्ट जो है उसको एडजर्ज कर देगा। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ, जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो वॉइडेबल या टर्मिनेबल था प्लेंटिफ के द्वारा। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो था अनलॉफुल था for the cause not apparent on his face and the defendant is more to blame than the plaintiff, इन दो केसेस के अंदर कर देगा। दूसरी बात बोलता है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, की कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर देगा, कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने से, कब, वेयर द प्लेंटिव हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे प्लेंटिव ने क्या किया है, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर लिया है। वेयर ओइंग टू द चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेज विच हैज़ टेकन प्लेस इज द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कोई भी चेंजेस आए हैं सर्कमस्टांसिस के अंदर जब इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया था तब से,
नॉट बीइंग ड्यू टू एनी एक्ट ऑफ डिफेंडेंट हिमसेल्फ, डिफेंडेंट के खुद के एक्ट के कारण नहीं और किसी वजह से, तो जब पार्टीज कैन नॉट बी सब्सटेंशियली रिस्टोर टू द पोजीशन इन दे विच स्टूड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, तो पार्टीज जो है उस सिचुएशन के अंदर नहीं है जब इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया था, तो वहाँ पे भी कोर्ट जो है वो मना कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने से। वेयर थर्ड पार्टीज हैव ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर राइट इन गुड फेथ विदाउट नोटिस एंड फॉर वैल्यू, कि अगर कोई थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस कॉन्ट्रैक्ट के सब्सिस्टेंस के द्वारा उसके अंदर कोई राइट एक्वायर कर लेते हैं गुड फेथ के अंदर, उनको इस बात की नॉलेज नहीं थी कि इस तरीके से पहले इसके अंदर कोई चीज़ चल रही है, और वैल्यू के लिए उसके लिए वो पैसा देते हैं, तो भी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। वेयर ओनली पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सॉट टू बी रिसाइंडेड एंड सच पार्ट इज नॉट सीवरेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि आप आधे पार्ट को या कुछ पार्ट को बोल रहे हो कि रिसाइन कर दो और बाकी को बोल रहे हो मत करो, और वो दोनों जो हैं जिस पार्ट को बोल रहे हो जिस पार्ट को मना कर रहे हो वो दोनों सीवरेबल नहीं है, अलग अलग नहीं हो सकते, तो फिर मना कर दिया जाएगा। सेक्शन 28 बात करता है रिसीशन इन सर्टन सर्कमस्टांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस व्हिच हैज़ बीन डिक्रीड। अब देखिए क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपने कोई डिक्री ली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, ठीक है, व्हेन इन एनी डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि भाई मुझे ये प्रॉपर्टी बेची जाए या लीज पे दी जाए, ठीक है, हैज़ बीन मेड एंड द परचेजर और लीजी, जो खरीदने वाला है जो लीज पे लेने वाला है, वो जो पीरियड उसको अलाउड किया गया था उसके अंदर, जो भी डिक्री में पीरियड अलाउ किया था उसके अंदर, या फिर एक्स्ट्रा कोई पीरियड जो कोर्ट के द्वारा ग्रांट किया गया उसके अंदर, पे द परचेजर मनी और अदर सम, पे द परचेजर मनी और अदर सम विच द कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड हिम टू पे, the vendor or leaser may apply in the same suit in which the decree is made to have the contract rescinded। तो ऐसी जगह पे जो वेंडर है या लीजी है वो ये कोर्ट से सेम सूट के अंदर डिक्री मांग सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दिया जाए। मतलब अगर मान लीजिए कि परचेज़र ने, जो खरीदने वाला उसने कोर्ट से डिक्री ली कि भाई मुझे ये प्रॉपर्टी बिकवाई जाए, अब कोर्ट कहेगा कि तू इसको ये पैसे दे दे इसके बदले के जितने हैं, और एक उसको टाइम पीरियड देगा, उस टाइम पीरियड के अंदर परचेज़र ने पैसे नहीं दिए, तो यहाँ पे जो सेलर है जो वेंडर है उसको ये राइट दिया गया कि वेंडर कोर्ट में वापस आके इस कॉन्ट्रैक्ट को, जहाँ पे बोला गया था कि परचेज़र को ये प्रॉपर्टी बेची जाए, उसको रिसाइंड करा सकता है, और कोर्ट को अगर ठीक लगता है तो कोर्ट उसको रिसाइंड भी कर सकता है। कोर्ट में बाय ऑर्डर ऑफ रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट ईदर सो फॉर एज रिगार्ड द पार्टी इन डिफॉल्ट और ऑल टुगेदर एज द जस्टिस ऑफ द केस में रिक्वायर, ठीक है। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड। अब मान लीजिए ये जो ऐसी सिचुएशन अराइज हुई, परचेजर पैसे नहीं दे रहा था और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिसाइंड हो गया, ठीक है। द कोर्ट शेल डायरेक्ट द परचेजर और द लीजी इफ ही हैज ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू रीस्टोर सच पोजीशन टू द वेंडर और लीजर। बोलेगा भाई तू पैसे नहीं दे रहा, प्रॉपर्टी लेके बैठ गया, प्रॉपर्टी वापस कर। दूसरी बात, मे डायरेक्ट पेमेंट टू द वेंडर और लीजर ऑफ ऑल द रेंट्स एंड प्रॉफिट विच हैव एक्रूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब उसके ऊपर कोई रेंट आया था, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई प्रॉफिट आया था, तो वो प्रॉफिट भी वेंडर को वापस कर दे, तू लेके बैठा हुआ है उसको, ठीक है। दोनों चीज़ें बोलेगा वापस कर दे। तीसरी बात क्या आती है, इफ़ द परचेज और लीज पेज, परचेजी और लीजी पेज द परचेज मनी और अदर सम विच इज़ ऑब्टेन टू पे अंडर द डिक्री विद इन द पीरियड रेफर्ड इन सबसेक्शन 1। अब भाई कोर्ट ने उसको टाइम पीरियड दिया कि भाई तूने 30 दिन में पेमेंट करनी है, परचेज़र को बोला, और परचेज़र ने वो पेमेंट कर दिया, लीजी ने वो पेमेंट कर दी उतने टाइम में, तो कोर्ट जो है ऑन एप्लीकेशन मेड इन द सेम सूट अवॉर्ड द परचेज़र और लीजी सच फर्दर रिलीफ एज मे बी एंटाइटल। तो अब उनको वो रिलीफ देंगे जो रिलीफ जिसके लिए भी वो एंटाइटल है, परचेज़र या लीजी, क्योंकि भाई अब उन्होंने तो पेमेंट कर दी तो उनको रिलीफ मिलेगा, इंक्लूडिंग इन एप्रोप्रिएट केस और एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ, नेमली क्या, द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर कन्वीनियंस और लीज बाय द वेंडर और लीजर, कि भाई अब उसको एग्जीक्यूशन की जाए, उसको पोजीशन दिलाओ, उसको एग्जीक्यूट करो उस प्रॉपर्टी को, उसने पेमेंट कर दी है। द डिलीवरी ऑफ पोजीशन, उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी दिलाई जाए, पार्टीशन किया जाए, सेपरेट पोजीशन दिलाया जाए ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कन्वीनियंस, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा एक तरीके से, और इसके लिए कोई सेपरेट सूट नहीं किया जाएगा, ये जो रिलीफ मांगे जा रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, और इसकी जो कॉस्ट वगैरह होगी जो प्रोसीडिंग की वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होगी, कौन पे करेगा, ठीक है। सेक्शन 29 के ऊपर आते हैं, अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रिसीशन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अल्टरनेटिव प्रेयर के बारे में बात कर रहा है। अ प्लेंटिफ इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग मे प्रे इन द अल्टरनेटिव, की प्लेंटिव जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए उसने सूट किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के, तो अल्टरनेटिव के अंदर साथ साथ कि भाई मुझे ये नहीं मिला, तो साथ साथ अल्टरनेटिव प्रे कर सकता है। इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, कि भाई नहीं हो रहा स्पेसिफिकली इन्फोर्स, तो साथ में मांग सकता है कि इट मे रिसाइंडेड एंड डिलीवर अप टू द
अब टू बी cancelled and the court if it refuses to enforce the contract specifically may direct it to be rescinded and delivered up accordingly। तो यहाँ पे वो अल्टरनेटिव रिलीफ मांग सकता है, एनफोर्स नहीं हो रहा तो उसको रिसाइन कर दिया जाए, उसकी डिलीवरी कर दी जाए उसी हिसाब से फिर, ठीक है, मतलब अल्टरनेटिव रिलीफ के लिए बोल रहा है सेक्शन 29। सेक्शन 30 बोलता है कोर्ट में रिक्वायर पार्टी डिसाइडिंग टू डू इक्विटी। ये इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट जो है के लिए ज़रूरी है कि वो इक्विटी करे जो पार्टीज़ के साथ रिसाइनिंग हो रही है। On adjourning the rescission of the contract, the court may require the party to whom such relief is granted to restore so far as may be any benefit which he may be received from the other party। भाई एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कोई बेनिफिट ले लिया है तो वो बेनिफिट वापस करो, अगर ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीशन हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट की। एंड मेक एनी कंपनसेशन टू विच जस्टिस में रिक्वायर, और अगर कोई कंपनसेशन बनता है तो कंपनसेशन भी कोर्ट उसको दिला देगा। तो एक तरीके से इक्विटी कर रहा है पार्टीज़ के साथ। फिर कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, तो कब कैंसिलेशन कोर्ट के द्वारा ऑर्डर की जा सकती है। एनी पर्सन अगेंस्ट हुम रिटन इंस्ट्रूमेंट इज़ वॉइड और वॉइडेबल, कि अगर कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट कोई इंस्ट्रूमेंट वॉइड है या वॉइडेबल है, या फिर रीजनेबल एम्प्रीहेंशन है कि दैट सच इंस्ट्रूमेंट इज़ इफ़ लेफ्ट आउटस्टैंडिंग मे कॉज हिम सीरियस इंजरी, या फिर ये एप्रीहेंशन है कि अगर इस इंस्ट्रूमेंट को आउटस्टैंडिंग छोड़ दिया तो वो सीरियस इंजरी कर सकता है उस व्यक्ति को, मे यू टू हैव इट एडजर्ज वॉइड और वॉइडेबल। तो वो ये सूट कर सकता है कि इसको वॉइड या वॉइडेबल कर दिया जाए, और कोर्ट जो है अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इस तरीके का ऑर्डर कर देगा और उसको कैंसिल कर देगा उस इंस्ट्रूमेंट को। इफ़ द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड था, द कोर्ट शैल ऑल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ इट डिक्री टू द ऑफिसर इन हुज ऑफिस द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन सो रजिस्टर्ड। तो जो उनसे भी ऑफिसर के रजिस्टर में ऑफिस में वो इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर हुआ था उसको भी उसकी कॉपी भेज देगा कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट जो है कैंसिल हो चुका है। एंड सच ऑफिसर शैल नोट ऑन द कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग इज बुक द फैक्ट ऑफ इट्स कैंसिलेशन, और उसको लिख लेगा कि हाँ ये कोर्ट के ऑर्डर आ गए, ये कैंसिल हो गया, जो SDM वगैरह का ऑफिस होता है वहाँ पे। सेक्शन 32 बोलता है वेयर द इंस्ट्रूमेंट में भी पार्शली कैंसल्ड, कि कब जो इंस्ट्रूमेंट है वो पार्शली कैंसिल किए जा सकते हैं। वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट ऑब्लिगेशन, द कोर्ट में इन प्रॉपर केस कैंसिल इन पार्ट एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर द रेजिड्यू, कि कुछ पार्ट के अंदर उसको कैंसिल कर सकता है और बाकी जो है छोड़ देगा। कब जब कोई इंस्ट्रूमेंट जो है एविडेंस कर रहा है डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट ऑब्लिगेशंस, अलग राइट्स और अलग ऑब्लिगेशन, तो कोर्ट को ऐसा लगता है कि कैंसिल कर देना चाहिए किसी पार्ट को, तो वो कैंसिल कर देगा। सेक्शन 33 बात करता है पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और कंपनसेशन टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसल्ड और इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज बीइंग वाइड और वाइडेबल। तो इस जगह पे वो कंपनसेशन की बात कर रहा है। ऑन एडजरिंग द कैंसिलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जब वो इस तरीके का ऑर्डर करेगा कैंसिलेशन का, द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू होम सच रिलीफ इज ग्रांटेड, तो जिस व्यक्ति को एक रिलीफ मिला है टू रीस्टोर सो फार एज मे बी एनी बेनिफिट विच ही मे हैव रिसीव, तो अगर उसने कोई बेनिफिट लिया था उस कारण से तो वो उसको रीस्टोर करेगा, वापस करेगा दूसरी पार्टी को, और कोई कंपनसेशन बनता होगा तो कंपनसेशन भी कोर्ट उस व्यक्ति को दिलवाएगा। वेयर डिफेंडेंट सक्सेसफुली रिजिस्ट एनी सूट ऑन द ग्राउंड, और जो डिफेंडेंट है वो सक्सेसफुली रिजिस्ट करता है सूट को इनमें से किसी ग्राउंड के ऊपर, दैट द इंस्ट्रूमेंट सॉट टू बी इन्फोर्स अगेंस्ट हिम इन द सूट इज़ वॉइडेबल, कि वो जो सूट के अंदर इंस्ट्रूमेंट सॉट किया गया है जिसके अगेंस्ट उसको इन्फोर्स कराना है वो वॉइडेबल है, और जो कोर्ट है उसको जो इफ़ द कोर्ट में इफ़ द डिफेंडेंट हैज़ रिसीव एनी बेनिफिट, और डिफेंडेंट को कोई बेनिफिट मिला है उससे उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो उसको बोलेगा कि वो बेनिफिट जो है वापस कर दे, और बेनिफिट जो है वो वापस कर दे, कंपनसेशन दिला देगा अगर उसको ठीक लगेगा तो। बी पार्ट इसका पढ़ लेना। फिर आते हैं हम डिक्लेरेटरी डिक्रीज़ के ऊपर, सेक्शन 34 35 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हमने बहुत डीप डिस्कशन कर रखी है, आप SRA की प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो हमने कम से कम 1 घंटे इन्हीं दोनों सेक्शन के ऊपर डिस्कस कर रखा है। तो देखते हैं हम इसके अंदर क्या लिखा है। देखिए क्या बोलता है कि एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति एंटाइटल्ड टू एनी लीगल करेक्टर, कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी लीगल करेक्टर के लिए एंटाइटल्ड है या किसी भी राइट के लिए एंटाइटल्ड है किसी प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट को किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो व्यक्ति डिनाई कर रहा है कि भाई ये जो तेरे पास राइट है ना ये तेरे पास राइट नहीं है, और इज़ इंटरेस्टेड टू डिनाई हिज टाइटल टू सच करेक्टर राइट एंड, अब उसने डिनाई कर दिया और इसने आके सूट कर दिया उसके ऊपर कि तू कैसे बोल सकते हैं मेरा तो राइट है, मैं कोर्ट से डिक्लेयर करवा के लेके आता हूँ, ठीक है। जब उसने कर दिया एंड द कोर्ट में रजिस्ट्रेशन मेक देयर इन अ डिक्लेरेशन दैट ही इज सो एंटाइटल्ड, और कोर्ट जो है अब अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से डिक्लेयर कर देता है कि हाँ ये जो है इसकी प्रॉपर्टी है या इसका राइट है इसके अंदर। एंड द प्लेंटिव नीड नॉट इन सच सूट आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ, और जो प्लेंटिव है उसको और कोई रिलीफ मांगने की ज़रूरत नहीं है उस सूट के अंदर, प्रोवाइडेड दैट
नो कोर्ट shall make any such declaration where the plaintiff being able to seek further relief than mere declaration। अगर वो कोई और राइट ले सकता है जो प्लेंटिफ है, तो फिर वहाँ पे कोर्ट जो है ये वाला रिलीफ नहीं देता। तो अगर कोई और रिलीफ नहीं बचता, कोई और रिलीफ नहीं मांगा जा सकता, तब जो है डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल किया जा सकता है। तो क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन where the plaintiff being able to seek further relief than mere declaration of title omits to do so। अगर वो उसको करना भूल जाता है तो वहाँ पे नहीं देगा वो, जब कोई राइट नहीं बचता तब ये मांग सकता है, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का इफेक्ट क्या होगा। तो अगर कोई डिक्लेरेशन की जाती है इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 6 के अंदर, इज़ बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज। तो जो पार्टीज थी, जैसे ये पार्टी थी और ये पार्टी थी, ये मना कर रही थी तेरा राइट नहीं है, ये कह रहा नहीं मेरा राइट है। तो जब इसने डिक्लेरेशन ली तो इन्हीं पार्टीज़ के बीच में जो डिक्लेरेशन है वो बाइंडिंग होगी। पर्सन क्लेमिंग थ्रू दम रिस्पेक्टिवली, और जो पर्सन उनके थ्रू क्लेम कर रहे हैं, एंड वेयर एनी ऑफ द पार्टीज आर ट्रस्टी ऑन द पर्सनस फॉर होम इफ इन एक्सिस्टेंस ऑफ द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन सच पार्टी वुड बी ट्रस्टी। तो वही बात बता रहा है इसके अंदर, इसको डिटेल में देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 34 और 35। फिर आते हैं हम सेक्शन 36 के ऊपर, प्रिवेंटिव रिलीफ मतलब इंजंक्शन के बारे में दिला रहा है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल सेक्शन है कोर्ट के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ में और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जो रिलीफ यहाँ पे आ रहे हैं, इंजंक्शन हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, रिसिशन हो गया, कैंसिलेशन हो गया। सेक्शन 36 बोलता है प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड। प्रिवेंटिव रिलीफ इज़ ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बाय इंजंक्शन, टेम्पररी और परपेचुअल। तो दो तरीके की इंजंक्शन होती है, टेम्पररी और परपेचुअल। टेम्पररी हमें ये हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दे देता है, सॉरी परमानेंट जो है, परपेचुअल जो है हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दे देता है, और टेम्पररी जो है वो हमें सीपीसी देता है, ऑर्डर 39 रूल 1-2 जो है वहाँ पे हमें टेम्पररी इंजंक्शन मिलता है। टेम्पररी इंजंक्शन आर सच एस आर टू कंटिन्यू अंडर स्पेसिफिक टाइम, की कुछ टाइम के लिए होता है जब तक कि फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाता, और किसी भी स्टेज के ऊपर दिया जा सकता है सूट के। लेकिन जो परपेचुअल इंजेक्शन होगा वो कब दिया जाएगा, जब पूरे केस को सुन लिया जाएगा, उसकी मेरिट्स को सुन लिया जाएगा, फिर उसको वो राइट दे दिया जाएगा और परपेचुअली उसको इन्जॉय किया जाएगा जिसके फेवर में वो राइट दिया गया। अब वो हमेशा के लिए हो जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 38 बोलता है परपेचुअल इंजेक्शन व्हेन ग्रांटेड। अब ये परपेचुअल इंजेक्शन कब दी जाएगी ये बता रहा है। तो सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन और रेफर्ड बाय दिस चैप्टर, परपेचुअल इंजेक्शन मे बी ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन हिज फेवर। की बता रहा है कि कब दिए जाएंगे। यहाँ पे ये क्या बोलता है कि ये जो रिलीफ है ये दिया जाएगा प्लेंटिफ को कब, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन। कि भाई कोई ऑब्लिगेशन थी जो प्लेंटिफ के फेवर में आनी थी या प्लेंटिफ के लिए होनी थी या प्लेंटिफ ने करनी थी, उसको ब्रीच ना करे कोई भी व्यक्ति, तो उस चाहे वो एक्सप्रेसली हो या इम्प्लीकेशन से हो, तो उसके लिए परपेचुअल इंजंक्शन मांगी जा सकती है, ठीक है। वेयर एनी सच ऑब्लिगेशन अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट शेल बी गाइडेड बाय द रूल्स एंड प्रोविजंस कंटेन्ड इन चैप्टर 2। और अगर वो जो जिसके लिए परपेचुअल इंजंक्शन मांगी जा रही है उसके अंदर जो ऑब्लिगेशंस है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रही है, तो कोर्ट जो है चैप्टर 2 के रूल्स से को फॉलो करेगा, जो हमने अभी पढ़ चुके हैं ऊपर। सबसेक्शन 3 बोलता है व्हेन द डिफेंडेंट इन्वेड्स और थ्रेटन टू इन्वेड द प्लेंटिफ्स राइट। कि भाई डिफेंडेंट जो है इन्वेड करता है या उसको धमकी देता है कि मैं तेरे राइट्स को इन्वेड कर दूंगा, प्लेंटिफ के राइट को। कौन से राइट्स को, इन्जॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, की जो प्रॉपर्टी है उसको इन्जॉय करने के राइट को, ठीक है। द कोर्ट में ग्रांट अ परपेचुअल इंजेक्शन इन द फॉलोइंग केसेस नेमली। तो कोर्ट जो है परपेचुअल इंजेक्शन दे देगा कब, वेयर द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिफ। की जो डिफेंडेंट था वो क्या था, ट्रस्टी था प्रॉपर्टी का, प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी का ट्रस्टी था डिफेंडेंट। या फिर वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टेनमेंट ऑफ एक्चुअल डैमेज कॉज और लाइकली टू कॉज बाय द इन्वेजन। और इस इन्वेजन से क्या एक्चुअल डैमेजेस होंगे वो असर्टन करना मुश्किल है, वहाँ पे भी परपेचुअल इंजेक्शन दे दिया जाएगा। वेयर द इन्वेजन इज सच दैट कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड एडुकेट रिलीफ। वही बात आ जाएगी कि वो जो इन्वेजन है उससे जो कंपनसेशन इन मनी है वो एडुकेट रिलीफ नहीं होगा। इंजंक्शन मतलब कोई बात हम उससे करवा रहे हैं या फिर उसको बोल रहे हैं कि ये चीज़ मत कर, ठीक है। जो ये मैंडेटरी इंजंक्शन जैसे आ जाती है, मैंडेटरी इंजंक्शन क्या बोलती है, व्हेन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन। कि वो जो बात बोल रहा है उसको प्रिवेंट करे, उस अपने ऑब्लिगेशन को तोड़े ना, इज नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स। तो हमने जब उससे कोई काम करवाना है कि तू ये चीज़ कर, तो हम उससे मैंडेटरी इंजंक्शन लेते हैं। इज कैपेबल ऑफ इन्फोर्सिंग द कोर्ट में इन डिस्क्रिशन ग्रांट इंजंक्शन टू प्रिवेंट ब्रीच कंप्लेंट ऑफ एंड ऑल्सो कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ द रिक्विजाइट एक्ट्स। की भाई ये जो रिक्विजाइट एक्ट है, ये जो बोला गया है इसको पूरा कर दे, उसके लिए हम मैंडेटरी इंजंक्शन मांगते हैं।
और डैमेज इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू इंजंक्शन की कई बार क्या होता है कि या तो इंजंक्शन के बदले डैमेजेस मांगे जाते हैं या फिर एडिशन में मांगे जाते हैं कि इंजंक्शन तो करो ही करो, साथ में डैमेजेस भी पे करो, या फिर इंजंक्शन के बदले डैमेजेस पे कर दो। तो बोलते हैं द प्लेंटिफ इन अ सूट फॉर परपेचुअल इंजंक्शन अंडर सेक्शन 38 और मैंडेटरी इंजंक्शन अंडर सेक्शन 39 मे क्लेम डैमेजेस ईदर इन एडिशन टू और इन सब्सटीट्यूशन फॉर सच इंजंक्शन एंड द कोर्ट में विट थिंक विट अवॉर्ड सच डैमेजेस। कोर्ट को ठीक लगेगा तो दे देगा एडिशन के अंदर या सब्सटीट्यूशन के अंदर। नो रिलीफ फॉर डैमेज शैल बी ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द प्लेंटिफ हैज़ क्लेम सच रिलीफ इन हिज प्लेंट। और इस तरीके का क्लेम नहीं मिलेगा प्लेंटिफ को अगर वो अपनी प्लेंट के अंदर नहीं मांगता। आपको कुछ भी चाहिए तो प्लेंट में मांगो, अदरवाइज आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। प्रोवाइडेड दैट वेयर नो सच डैमेज हैज़ बीन क्लेम्ड इन द प्लेंट द कोर्ट शैल। और कोर्ट को भी ठीक लगता है कि भाई इसने तो एक क्लेम मांगा ही नहीं, तो कोर्ट क्या करता है उसको बोल देता है प्लेंटिफ को कि भाई अब किसी भी स्टेज के ऊपर अपनी प्लेंट को चेंज कर ले, तूने रिलीफ नहीं मांगा और ये रिलीफ अगर बनता होगा तो मैं तेरे को रिलीफ दे नहीं पाऊंगा। सबसेक्शन 3 बोलता है द डिसमिसल ऑफ द सूट इज टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ शैल बार इज राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस फॉर सच ब्रीच। सबसेक्शन 3 ये बात हमें बोलती है। अब सेक्शन 41 बोलता है कि इंजंक्शन कब रिफ्यूज़ कर दी जाती है। ये तो इंजंक्शन देने की बात हो रही थी, अब कब रिफ्यूज़ कर दी जाएगी। तो इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड टू रिस्टेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग। कि आप इस तरीके की इंजंक्शन नहीं दे सकते कि वो कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग ना कर पाए, इस तरीके की रोक नहीं लगा सकते उसके ऊपर आप। या फिर टू रिस्टेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग द और प्रोसीडिंग इन कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू द फॉर्म विच द इंजेक्शन इज सॉट। कि भाई आप किसी और जो भी कोई सूट जो क्या है कोई भी जो इंस्टीट्यूट करना है या प्रोसिक्यूट करना है कोई प्रोसीडिंग को, कौन से कोर्ट के अंदर, नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट, कि जो उसके सबऑर्डिनेट नहीं है उसके अंदर आप जाके सूट नहीं करोगे, तो इस तरीके की इंजंक्शन नहीं लगा सकते कि आप ये काम नहीं करोगे। तीसरी बात बोलता है टू रिस्ट्रेन पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, कि आपको किसी लेजिस्लेटिव बॉडी में अप्लाई करने से इंजंक्शन लगा दो कि आप ऐसा नहीं कर सकते। या फिर टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन इंस्टीट्यूटिंग प्रोसीडिंग इन अ क्रिमिनल मैटर, कि आप कोई भी क्रिमिनल मैटर जो है वो प्रोसीड नहीं करोगे किसी के अगेंस्ट, इस तरीके की रिस्ट्रेन नहीं की जा सकती। टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, तो ऐसा कोई भी जहाँ पे जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता जिस कॉन्ट्रैक्ट का, वहाँ पे आप प्रिवेंट नहीं करोगे कि आप इसके अंदर जाके इंजंक्शन ले लो। ठीक है। टू प्रिवेंट ऑन ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एन एक्ट विच इज़ इट इज़ नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल बी अ न्यूसेंस, तो इस तरीके की चीज़ के ऊपर आप इंजंक्शन नहीं लगा सकते। टू प्रिवेंट कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज एक्विजाइज्ड, यहाँ पे नहीं लगाओगे। व्हेन द इक्वली एफिशियस relief can certainly be obtained by any other usual mode of proceeding except in case of breach of trust, यहाँ नहीं लगाओगे। ये एच ए को बाद में ऐड किया गया। इफ़ इट वुड इम्पीड और डिले द प्रोग्रेस और कंप्लीशन ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए किया गया, तो यहाँ पे नहीं दोगे इंजंक्शन, भाई उससे लेट हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो यहाँ इंजंक्शन नहीं लगाएंगे। When the conduct of the plaintiff or his agent has been such as to disentitle him to do with the assistance of the court, यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। When the plaintiff has no personal interest in the matter, यहाँ नहीं लगाया जाएगा। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों इंजंक्शन लगाया जाए। 42 सेक्शन बोलता है इंजंक्शन परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट्स, की अगर कोई नेगेटिव एग्रीमेंट है उसके लिए इंजंक्शन की बात कर रहा है। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 41 जो हमने पढ़ा, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वाला, वेर अ कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइज एन एफर्मेटिव एग्रीमेंट, कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर कोई एफर्मेटिव एग्रीमेंट था, मतलब पॉजिटिव एग्रीमेंट था, टू डू सर्टेन एक्ट, कि आपको ये काम करना है, कपल्ड विद अ नेगेटिव एग्रीमेंट, और साथ में नेगेटिव चीज़ थी कि आपको ये चीज़ नहीं करनी, मतलब दो चीज़ें थी, करना है ये चीज़ और ये चीज़ नहीं करनी। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड नॉट टू डू सर्टेन एक्ट, द सर्कमस्टांसेस दैट द कोर्ट इज अनेबल टू कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अफर्मेटिव एग्रीमेंट। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि वो सब अब उस एग्रीमेंट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए प्लेंटिफ कोर्ट गया, तो जोन सा अफर्मेटिव पार्ट था, जो पॉजिटिव पार्ट था, जो करना था उस व्यक्ति ने, डिफेंडेंट ने, वो कोर्ट एबल नहीं है कि उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सके, तो यहाँ पे शेल नॉट प्रिक्लूडेड फ्रॉम ग्रांटिंग एन इंजंक्शन टू परफॉर्म द नेगेटिव एग्रीमेंट। तो ये नहीं होगा कि उसको वो रोक सके कि ये नेगेटिव एग्रीमेंट ना कर, ये इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव एग्रीमेंट भी करेगा, क्योंकि जो करने वाली चीज़ थी उसको कोर्ट नहीं करवा पा रहा, तो नेगेटिव चीज़ जो है जो उसने नहीं करनी थी वो कर दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे हमारा जो एक्ट है वो ख़त्म हो गया, ये शेड्यूल दिया गया जो सेक्शन 20 और सेक्शन 41 HA के अंदर हम बात कर रहे थे। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया, लेकिन हाँ हमने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको जब आपके एग्ज़ाम टाइम पे आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सको। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, जिनको स्पेसिफिकली इफेक्ट सीखना हो पूरा शेयर कीजिएगा, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।